Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Today we discussing about the chapter number 3 biodiversity, and our today topic is conservation of biodiversity. Simply conserve means हमारे पास जो है बचाने को कहते हैं, केयरिंग को कहते हैं, सेविंग को कहते हैं। तो किसको बचाना? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेराइटीज इन लाइफ्स। तो बायोडाइवर्सिटी को बचाना किस लिए? अब अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जोग्राफ़ी में बहुत सी चीज़ें हैं, यानी कि हमारा जो लैंडस्केप है, हमारा जो इकोसिस्टम है, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर हम पाकिस्तान की जोग्राफ़ी के बारे में बात करते हैं तो हमें प्लेन्स मिलते हैं, डिज़र्ट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, हमारे पास हिल्स हैं, प्लेटियस हैं। इसके अलावा जो हमारे पास अरेबियन सी है, माउंटेन्स हैं, कराकोरम रेंज में जो हमारा माउंटेन है, या नॉर्थ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है हमारे पास। दिस डाइवर्सिटी कंटेन्स डाइवर्सिफाइड हैबिटेट्स एंड लैंडस्केप। ज़ाहिर सी बात है, जब हमारे पास डिफरेंट डाइवर्सिटी होती है तो उससे जो है डिफरेंट हैबिटेट्स हमारे पास होते हैं, जो कि हम किसके लिए होते हैं? हमारे फ़ना और फ्लोरा के लिए। फ़ना हम एनिमल्स को कहते हैं और फ्लोरा हमारे पास प्लांट्स को कह रहे हैं। तो फ्लोरा और फ़ना के लिए जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच है। अब कह रहे हैं कि एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स कवरिंग ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। अब एरिड और सेमी एरिड क्यों कह रहे हैं? कुछ इलाके या कुछ रीजन्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें बारिशों का दबाव यानी कि बहुत कम होता है या नमी नहीं होती वहाँ पे, तो एरिड और सेमी एरिड रीजन्स बन जाते हैं तो वो भी 80% हमारे लैंड एरिया को कवर कर रही होती हैं। तो कुछ वक्त से या कुछ अरसे से ड्यूरिंग द लास्ट 2-3 decades a number of animals and plant species have become threatened or endangered mainly due to over exploitation and loss of natural habitat। कह रहे हैं कि कुछ अरसे पहले या कुछ अरसे से इस तरीके से नोट किया जा रहा है कि बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं उनकी स्पीशीज़ ख़त्म होती जा रही हैं, थ्रेटेंड हो रहे हैं, इंडेंजर्ड हो रहे हैं। क्यों? किस वजह से? एक्सप्लॉयटेशन की वजह से और लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, क्योंकि नेचर को तबाह किया जा रहा है, इस वजह से एनिमल्स इंडेंजर्ड हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम दो टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, एक हमारे पास है इंडेंजर्ड और एक हमारे पास है एक्सटेंट। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है? एक्सटेंट हमारे पास ऐसे एनिमल्स को कह रहे हैं जिनका जो लास्ट वन लिविंग एनिमल है वो डाइड हो चुका हो, यानी कि उनमें से कोई एक भी ना बचा हो, तो वो हमारे पास क्या होंगे? एक्सटेंट होंगे। लेकिन इंडेंजर्ड की अगर हम बात करें तो इंडेंजर्ड एनिमल्स हमारे पास क्या होंगे? जो कि कुछ अरसे बाद ख़त्म होने की जिनकी पॉसिबिलिटी हो कि भाई कुछ अरसे बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास इंडेंजर्ड कहलाते हैं। अब किस वजह से जो है ये इंडेंजर्ड आ रहे हैं, हैबिटेट्स क्यों ख़त्म हो रही हैं? ओवर ग्रेजिंग की वजह से, सॉइल इरोजन की वजह से, सैलिनिटी की वजह से एंड वाटर लॉगिंग। इन वजूहात की बिना पे हमारी बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है? डिकेड हो रही है, ख़त्म हो रही है। द कंटिन्यूइंग लॉस ऑफ फॉरेस्ट हैबिटेट विद इट्स एसोसिएटेड फना एंड फ्लोरा। ज़ाहिर सी बात है, जंगलात हैं, फ्लोरा और फना तो वहीं रहते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स के लिए जंगलात ही सब कुछ होते हैं। अगर हम जंगलात ही ख़त्म कर देंगे तो रहने के लिए जगह नहीं होगी, और जब रहने के लिए जगह नहीं होगी तो एनिमल्स कैसे ज़िंदा रहेंगे? इसके अलावा जो है हम बात करते हैं, ये आपको जो है कंजर्वेशन की डेफिनेशन दी गई है। कन्वर्जेशन सिंपली इज़ द वे ऑफ कैरिंग सेविंग द स्पीशीज इनहेबिटेड ऑन अर्थ फ्रॉम डेंजर्स। अब हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन की ज़रूरत है, बचाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमारे एनिमल्स इस तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, हमारे फ्लोरा और फना जो है बहुत ज़्यादा नुकसान में है। हमारी बायोडाइवर्सिटी को अगर नुकसान पहुँचेगा तो कह रहे हैं रीजंस टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब क्या ज़रूरत है, क्या वजह है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए, बचाया जाए? बायोलॉजिस्ट वार्न दैट ग्लोबल इकोसिस्टम वुड बी कोलैप्स्ड, बायोडाइवर्सिटी कंटिन्यूज टू बी रिड्यूस एट द सेम टाइम। अगर इसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता रहा, हमारी हैबिटेट को क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया, तो फिर जो है बायोडाइवर्सिटी इसी तरीके से नुकसान में रहेगी और ग्लोबल इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। अब क्या वजह दी गई है? सबसे पहले हम वो देखते हैं। ह्यूमन शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ इट्स बेनिफिट।
अब इंसानों को किस वजह से बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए, क्योंकि वो अपने मफाद देखें ना कि हमें बायोडाइवर्सिटी से कितने फ़ायदे पहुंच रहे हैं। एग्जाम्पल सर्विसेज, सर्विसेज मतलब सर्विसेज में क्या आ जाते हैं, हम प्लांट्स और एनिमल्स से क्या ले रहे होते हैं, हम प्लांट से वुड ले रहे होते हैं, हमारी ग़िज़ा वहीं से आती है, ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादातर वहीं से होती है। इसके अलावा एनिमल से हम गोश्त ले रहे होते हैं, दूध ले रहे होते हैं। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए हमें जो है कंजर्व करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को। एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विच आर एसेंशियल टू लिव आवर लाइफ ऑन अर्थ, क्योंकि इसके बगैर तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं ना। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी बूस्ट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी वेयर ईच स्पीशीज कैन ईजीली सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, एक स्पीशी को दूसरी स्पीशी पर सर्वाइव करने के लिए हेल्प करती है। इफ द वन विल नॉट कंजर्व बायोडाइवर्सिटी सो फूड चेन एंड इकोसिस्टम विल बी इम्बैलेंस। अगर कोई कंजर्व नहीं करेगा बायोडाइवर्सिटी को तो फूड चेन ख़त्म हो जाएगा। जिस तरीके से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक प्लेस है जहाँ पर ग्रास उगती है, यानी कि घास होती है। अब एक स्पीशी वहाँ आके उस घास को खाती है, ठीक है। अगर सडनली वो घास वहाँ पे ख़त्म हो जाता है तो दूसरी स्पीशीज से क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि उसे खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो वो ज़िंदा कैसे रहेगी। तो एक स्पीशी दूसरी स्पीशी को इफ़ेक्ट करती है। With more plants, trees and animals, the soil improved and became stronger, less prone to erosion, drought and flooding. अगर ज़्यादातर प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे और एनिमल्स होंगे तो सॉइल इम्प्रूव होगी, जरखेज़ होगी एंड बिकम स्ट्रॉन्गर और मजबूत होगी। तो इसलिए इरोजन, ड्राफ्ट और फ्लोडिंग यानी कि सैलाब वगैरह जैसी चीज़ों से हम बच सकते हैं। अब हमें एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें परसेंटेज बताई गई कि बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से रिस्क में है। हमारे पास कौन कौन से एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं जो इंडेंजर्ड होते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अलावा भी बहुत सी ऐसे कंट्रीज़ या जगह हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। लेकिन एक आर्टिकल आया 2009 में जिससे हमें पता चला कि बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से नुकसान में जा रही है। तो इस वजह से डिफरेंट लोग बैठे और इस पर बात की गई, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाए गए कि बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से सर्वाइव किया जाए, संभाला जाए, कंजर्व किया जाए। अब प्रॉब्लम्स बताए गए हैं कि आखिर बायोडाइवर्सिटी किस वजह से हो रही है। लेक ऑफ अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज़, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमारे पास कोई इल्म नहीं है, कोई तालीम नहीं है। हम बिल्कुल लैक ऑफ अवेयरनेस है, हमारी अवेयरनेस ही नहीं है कि हमें किस तरीके से जो है अपनी सोसाइटी को संभालना चाहिए या उनको कैसे कंजर्व करना चाहिए। वीक गवर्नेंस, यानी कि अगर आपको पता है कि कोई चीज़ ख़राब हो रही है, ख़त्म हो रही है तो आप उस पर फ़ौरन एक्शन लें, लेकिन हमारी गवर्नेंस बहुत ज़्यादा ही वीक है। स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, बहुत ही कम, बहुत मतलब स्लो डिसीजन लिया जा रहा है। इनएबिलिटी टू कंसेप्शलाइज पॉलिसी, कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा रही। एंड लेक ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरेस्ट, और पब्लिक और प्राइवेट में कोई यानी कि इंटरेस्ट लिया ही नहीं जा रहा। इसी तरीके से वीक कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को चाहिए कि उन्हें कंजर्व करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को डिफरेंट डिपार्टमेंट में। इस तरीके से यानी कि अगर मैं बात करूं तो अब तो काफ़ी बेहतर हो गया, जैसे कि हम पार्क्स बना लेते हैं और डिफरेंट एनिमल्स को वहाँ रख देते हैं, और इस तरीके से हम बैंड लगा देते हैं ओवर हंटिंग पर कि अगर ये स्पीशी इंडेंजर्ड है तो इसको हंटिंग नहीं कर सकते आप। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। तो लेक ऑफ फंडिंग, और हम इस तरीके से फंड्स भी नहीं दे रहे होते कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें। कितने लोग ऐसे होंगे जो पार्क्स बनाने के लिए फ़ंड्स देते हों या पार्क्स बनाने पर अवेलेबल हों कि बिल्कुल आप करें, यहाँ एनिमल्स को बचाना चाहिए, या जूज़ वगैरह में हम फंडिंग करते हैं कि हमारी एनिमल्स को अच्छी ग़िज़ा मिले। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन। अब एक तो कुदरती भी बहुत ज़्यादा ही हमारे पास जो है प्रॉब्लम्स हैं, इसके अलावा हम खुद भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अपनी बायोडाइवर्सिटी को जो है ख़तरे में डालने के लिए। अब इस तरीके से यहाँ पे चार्ट बना हुआ है और बताया जा रहा है कि आखिर क्या क्या हमारी अपनी कारस्तानियाँ हैं जो हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को इंडेंजर्ड में डाल रहे हैं। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम हैबिटेट को ख़त्म करते जा रहे हैं। लैंड्स को क्या कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट को ख़त्म करते जा रहे हैं ताकि हमें लैंड अवेलेबल हो। किसके लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए।
क्यों? क्योंकि ओवर पॉपुलेशन हो रही है। अब ओवर पॉपुलेशन क्यों हो रही है? क्योंकि जो नंबर ऑफ डेथ है वो कम होता जा रहा है। अगर हम पहले वक्तों की बात करें तो पहले वक्तों में हर चीज़ का इस तरीके से इलाज नहीं हुआ करता था, मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती थी, तो छोटी छोटी बीमारियां भी जो है ना डेथ का कॉज बन जाती थी कि भाई इस वजह से बीमारी कवर नहीं हो सकी तो बंदा मर गया। लेकिन अब हमने बहुत सी बीमारियों का इलाज निकाल लिया जिससे नंबर इन डेथ हमारे पास क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है और पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ती जा रही है। डिफॉरेस्टेशन डी यानी कि ख़त्म कर देना, किसको? फॉरेस्ट को ख़त्म कर देना। फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं, हमारे पास सॉइल एरोजन हो रही है यानी कि ज़मीनी कटाव पैदा हो रहा है। जो प्लांट्स और एनिमल्स, जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो हमारे सॉइल को क्या करते हैं? बाउंड करते हैं। लेकिन जब हम ट्रीज़ को ही हटा देते हैं, प्लांट्स को ख़त्म कर देते हैं, तो हमारी सॉइल ऑलरेडी ख़राब हो चुकी होती है। और इस तरीके से अगर बारिशें होती हैं या हमारे पास आंधी वगैरह आती है तो उस जगह से मिट्टी हट जाती है और मज़ीद खड्डा होता जाता है, जो कि हमारे पास ज़मीनी कटाव की वजह बन जाती है। वो सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन की वजह से प्लांट्स लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है। और क्लाइमेट, जब प्लांट्स हमारे पास कम हो रहे हैं तो हमारी क्लाइमेट भी चेंज होती जा रही है। अब बात करते हैं पॉल्यूशन की। हमने कम तो पॉल्यूशन किया नहीं होगा जिससे हमारे ग्लोबल वार्मिंग में भी इफेक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा ओवर हंटिंग, अब शौकिया तौर पर भी हम हंटिंग कर रहे होते हैं, एक नहीं दो नहीं, बहुत से एनिमल्स को हम इस तरीके से हंट कर लेते हैं। किस लिए? अपने लिए। डायरेक्ट किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, शौक हो रहा है हमें, हम करते हैं इस तरीके से। तो ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को क्या कर रहे होते हैं? इफेक्ट कर रहे होते हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है? प्लांट्स नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करेगा? तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब अगर मैं मिसाल के तौर पे बात करती हूँ, आंधी आ रही है तो प्लांट्स की मौजूदगी में या ट्रीज़ की मौजूदगी में जब वो हवा ट्रीज़ से गुजरती है तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो ज़्यादा नुकसानात होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन जब ट्रीज़ ही नहीं होगा तो ऐसा कोई प्रोसेस भी नहीं होगा। डिग्रेडेशन, pollution, over exploitation and invasive species also play significant roles in our biodiversity decline। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर घास कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली दूसरी स्पीशीज जो उससे खाना ले रही है तो उसके लिए ख़त्म हो जाएगा, तो हैबिटेट इस तरीके से ख़त्म हो जाएगी, लाइफ ख़त्म हो जाएगी। ये सब हमारी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन इन्वेडिंग एक्टिविटीज़। अब बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन कॉजेज एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। अभी मैंने आपको बताया डिफॉरेस्टेशन हमारे पास क्या है? डी मीन्स ख़त्म कर देना, किसको? फॉरेस्ट को। ऐसे प्रोसेस करना जिससे फॉरेस्ट ख़त्म हो जाए। क्या कॉज है? बिल्कुल कॉज है इसका। द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जेशन ऑफ फॉरेस्ट इनटू नॉन फॉरेस्ट लैंड इज नॉन एज डिफॉरेस्टेशन। हम मुसलसल ट्रीज़ को कटिंग करना है अपने लिए। किस लिए? कॉजेज़ देख लेते हैं। माइनिंग के लिए, पेपर मेकिंग के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, टिम्बर के लिए, रोड्स बनाने के लिए जो है हम क्या कर रहे होते हैं? डिफॉरेस्टेशन कर रहे होते हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको वुड चाहिए। वुड तो आपको वहीं से मिलेगा। पेपर मेकिंग के लिए, टिम्बर के लिए और रोड्स बनाने के लिए भी हम ऐसा कुछ कर रहे होते हैं, ये हमारी एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। इसके अलावा लाइव स्टॉक ब्रीडिंग कर देते हैं हम और एक्सपेंशन कर देते हैं एग्रीकल्चर को। अब लाइव स्टॉक ब्रीडिंग में हम क्या कर रहे होते हैं कि एनिमल्स को अपने पास कर लेते हैं, लाइक लाइव स्टॉक बना लेते हैं अपने पास, जैसे कि हमारे पास पोल्ट्री वगैरह हैं या फार्म्स हैं, तो इसमें हम लाइव स्टॉक ब्रीडिंग कर लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए कि हमें जो है लकड़ियाँ हासिल हों, हमें दूध हासिल हो, हमें गोश्त हासिल हो, ताकि हम आगे सर्वाइव कर सकें, आगे दे सकें और कमा सकें। तो ये भी हमारे डिफॉरेस्टेशन में काफ़ी अच्छा कॉज रखता है। इसके बाद जो है हम इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं। अब डिफॉरेस्टेशन पर इफ़ेक्ट्स क्या क्या आ जाते हैं हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स हैं हमारे पास, जो टॉक्सिक गैसेस को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, इसको एब्जॉर्ब करती थी, अपने लिए यूज़ करती थी। जब प्लांट्स नहीं होंगे तो ये गैसेस इसी तरीके से हमें एयर में मिलेंगी, और जब वो हम लेंगे या अगर हम नहीं भी लेते हैं, हमारे लिए तो टॉक्सिक है ही, लेकिन एटमॉस्फेयर के लिए कितना टॉक्सिक हो जाता है, तो उससे हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग आ जाती है, यानी कि गर्मियाँ होना, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होना, तपिश होना या गंदगी होना। इसी तरीके से जो है ग्लोबल वार्मिंग होती है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ग्लेशियर्स, हमारे जो माउंटेन की पीक्स पर जो ग्लेशियर होता है, जो बर्फ़ होती है, वो पिघलना स्टार्ट कर देती है।
किसकी वजह से? टेम्परेचर के हाई होने की वजह से, जिससे सी का लेवल रेज हो जाता है और सैलाब वगैरह आने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो द रीज़न ऑफ हैबिटेट लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसके अलावा सोयल ओरिजिन है, लो रेनफॉल है, जाहिर सी बात है जब वाटर एवापोरेशन नहीं होगी, ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, क्या होती है प्लांट्स के पीक पर से क्या होता है, हमारे पास वाटर वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ट्रांसपायरेशन होती है हमारे पास पौधों में, ट्रीज में। तो ट्रांसपायरेशन कहाँ जाती है? हमारे पास क्लाउड्स में जाती है। क्लाउड्स हमें रेनफॉल दे रहे होते हैं। तो जब इस तरीके से ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, इसका अमल स्लो हो जाएगा, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, जो कि रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन है। इसके बाद हम इंडेंजर्ड और एक्सटेंट स्पीशीज़ की बात करते हैं। मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया था कि एक्सटेंट स्पीशीज़ क्या हैं, जो कि बिल्कुल ही ख़त्म हो रहे हों, जिसका लास्ट वन क्या हो, बिल्कुल डाइड हो चुका हो। वो ऑर्गेनिजम्स जो बिल्कुल डाइड हो चुके हों उन्हें एक्सटेंट स्पीशीज़ कहते हैं। और इंडेंजर्ड हमारे पास क्या स्पीशीज़ हैं, जो कि एक्सटेंट होने के चांसेस हैं कि कुछ वक्त बाद ये भी एक्सटेंट हो जाएंगे। तो ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज एंटरटेनमेंट और फूड, एनिमल्स आर बिकमिंग endangered और सम हैव गॉन एक्सटेंट। कुछ तो ख़त्म ही हो चुके हैं और कुछ ख़त्म होने जा रहे हैं। अब सम ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हमारे पास जो है पिक्चर्स दी गई हैं, ऐसे स्पीशीज़ हैं हमारे पास, जैसे कि अब हमारे पास लॉन्ग बाइल्ड वल्चर नहीं है, ग्रीन सी टर्टल नहीं है, तो स्नो लियोपर्ड है। तो ये क्या हो रहे हैं कि इनकी स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं, एक दो मौजूद हैं। पाकिस्तान में तो नहीं होंगे, हाँ बाहर ममालिक में ज़रूर होंगी ये स्पीशीज़, लेकिन पाकिस्तान से तो ये एक्सटेंट हो चुकी हैं। तो चांसेस हैं कि बाहर की बायोडाइवर्सिटी में भी ये क्या हो जाएं, एक्सटेंट हो जाएं। इसके बाद मार्को पोलो शीप है, यूरोपियन ऊटर है, बलूचिस्तान फॉरेस्ट डोरमाउस है, इंडस रिवर डॉल्फिन है, एशियन ब्लैक बेयर है, सिंध आइबैक्स है। सिंध आइबैक्स किस वजह से हमारे पास एक्सटेंट हो रहा है? क्योंकि जो उसके पास जो सींग उनके मौजूद होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और लोग शौक से उनको जो है क्या कर रहे होते हैं, उनकी हंटिंग कर रहे होते हैं ताकि वो अपने घर में सजावट के लिए वो सींग यूज़ कर सके या उनकी खाल को यूज़ कर सकें। इसके अलावा अगर मैं इंडस रिवर डॉल्फिन की बात करूँ तो इंडस तो हमारे पास क्या दरियाए दरियाए सिंध में हमारे पास, यानी कि इंडस रिवर में जो डॉल्फिन हमारे पास पाई जा रही है वो किस वजह से पाई जा रही है? क्योंकि हमारा जो आधे से ज़्यादा पॉल्यूशन है, ये जो गंदगी हमारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ या हम जो गंदगी कर रहे होते हैं, पानी में कचरा वगैरह फेंक रहे होते हैं, सब कहाँ जा रहा होता है? सब हमारे रिवर्स में से, सीज में से और ओशियंस में से, कैनाल्स में से निकल के कहाँ जा रहा होता है? रिवर इंडस में जा रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ गंदगी हो रही होती है। तो उस गंदगी की वजह से चांसेस है कि आने वाले वक्तों में हमारे पास डॉल्फिन ना हो, हम उसे खो दें, वो एक्सटिंक्ट हो जाए। तो क्लास ये हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक था और चैप्टर नंबर 3 ख़त्म हो जाता है। आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपने इसका काम करना है, आपने इसकी लर्निंग रखनी है और काम आपने थर्सडे को इंशाल्लाह सबमिट करना है स्कूल में। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।